हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब? ऑल वेल? मजे में? चैप्टर नंबर 10 अभी लास्ट पार्ट चल रहा है हमारा, राइट? खत्म होने को आया है। फिर से एक बार बोल देता हूं, कई सारे बच्चे लेक्चर लास्ट तक नहीं देखते हैं। उनमें से अगर आप हो तो आप बहुत ज्यादा लूज कर रहे हो अपने आप को स्टडी के बारे में। सो प्लीज टेक केयर कि आप लास्ट तक देखिए, पढ़िए, लिखिए और लर्न करिए। सो यू मस्ट वॉच द वीडियो अप टू द लास्ट वन। सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज सम दैट इज ऑन पेज नंबर 384, राइट? सो सी 10.11 नंबर क्वेश्चन क्या है? The 6563 angstrom H alpha line emitted by hydrogen in a star is found to be redshifted by 15 angstrom, right? So see the wavelength lambda 1, you can say, that is given to you, that is 6563 angstrom. The change in the wavelength, that is equal to 15 angstrom, right? Estimate the speed with which the star is receding from the earth. ये अर्थ के ऊपर से ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो वो कितनी दूर जा सकता है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? एग्जैक्टली। सो नाउ व्हाट अबाउट द फॉर्मूला? यू नो द फॉर्मूला, दैट इज V upon C, that is equal to delta lambda divided by lambda. That's it. So this is the formula and you want to find out the V. So therefore this V is equal to C into this delta lambda divided by the lambda, right? तो आपको डेल्टा लैम्बडा की वैल्यू दे दी है, ओरिजिनल लैम्बडा की वैल्यू भी आपके पास है, C तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द लाइट, सो यू कैन से दैट। सो इन द केस ऑफ Doppler effect. Okay. So in the case of the Doppler effect, the formula is this one. So now, what is C? Bacha party, C is 3 into 10 raised to 8. What is delta lambda? And that is equal to 15. मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं एंगस्ट्रॉम को, अगर करना भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? क्योंकि इसका आएगा वैसा ये भी आएगा ना, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 raised to -10, राइट? देन आफ्टर डिवाइड बाय, इट इज 6563 into 10 raised to -10, तो ये गया। अगर किया होता तो भी, नहीं किया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो नाउ दिस इज योर आंसर, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड, राइट? तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, सो कैलकुलेशन वही था, राइट? सो दिस इज योर आंसर। कैलकुलेशन आप कर लो, आंसर मिल जाएगा, करेक्ट? ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 10.12 एक्सरसाइज 10.12 क्या है देख लेते हैं बच्चों। सो एक्सप्लेन हाउ द कॉर्पस्कुलर थियरी प्रेडिक्ट्स द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से water to be greater than the speed of light in vacuum, right? Is the prediction confirmed by the experimental determination of the speed of light in water? If not, which alternative picture of light is consistent with the experiment? दूसरा कौन सा ऐसा जो कुछ भी है जो इसके साथ में मतलब सही होता है? क्वेश्चन को बराबर समझना है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थियरी के हिसाब से क्या होता है, तो न्यूटन्स ने यह बताया था कि अगर दिस इज द एयर मीडियम एंड दिस इज द वाटर मीडियम, तो न्यूटन्स ये बोल रहे थे कि हवा में लाइट की जो स्पीड है उससे पानी में उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। वो ऐसा मान रहे थे, बोल रहे थे, राइट? ओके, अगर ऐसा है तो आपको प्रूव करना है कि कैसे उन्होंने बोला था, वो अभी समझा रहे हैं। सो नाउ the refractive index of water is mu W, and you know that for mu air it is 1. Now this is normal drawn to the surface. ये जो मैंने किया है वो एक नॉर्मल ड्रॉ किया है ये सरफेस के ऊपर, राइट? इट इज लाइक दिस, ओके? सो नाउ माय डियर बच्चा पार्टी, इसको नाम देते हैं mn, राइट? नाउ
The light which is incident on this one is this one. ये light ray एक यहां से incident हो रहा है ऐसे. So this is the incident light. So you can say that this is PQ. This angle is, you can say, I. And you know the speed of light in a vacuum or air, it is C. This is the surface, you can say that AB. This is the separating surface between the two transparent mediums. As the light is entering from rarer to the denser medium, it's towards this normal, right? So here, this angle is, you can say, that is R, right? And this ray is called QR. And this QR is the refracted ray. बस अभी इतनी बात आपने समझी है तो यहां पर लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा समझाता हूं. According to the Newton's theory, as the light is incident here at point Q on the surface separating the two medium, at point Q, the particles are under the effect of the incident light ray. Under the effect of incident light ray at point Q. Clear? Then, what about the component of the speed of it? उसके कौन से component हो सकते हैं वो अभी आपको देखने पड़ेंगे. So here the PQ is incident ray. The PQ is the PQ is the incident ray, right? Incident ray, and speed of it is C. We can take two component of it. We can take two component of it. उसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं. कौन से? So one is, you can say that C sin I and C cos I. Right? लिखेंगे कैसे? So see, this is the angle. So you can say that this component here on this side component is, you can say that C cos I. The opposite side component on this side, you can say this is C sin I. You can also represent it in this direction, क्योंकि ऊपर लिखो या यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. So this is C sin I. Correct? Now, here this QR is the refracted ray, and its speed is what? Its speed is V. Correct? Therefore, two component of it is, उसके दो कंपोनेंट कैसे रहेंगे? तो उसके सामने वाली साइड, तो यहां पर एक आप नाम लिख सकते हो V, ये नाम R यहां पर V sin R, एंड हियर सॉरी ओके बराबर लिखा था V sin R सामने, तो मैं इसको इधर भी लिख सकता हूं. दिस इज V sin R, एंड हियर ऑन दिस साइड इट इज V, एंड यू कैन से दैट द cos R. Right? These are the tangential component, or you can say that these are the parallel to the surface and these are the tangential component. Right? These two cancel the effect of each other. These two cancel as well as this one cancel the effect of. अभी ये दोनों में से आगे जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है तो वो आपको लिखना पड़ेगा. Right? So here this two component cancel its effect because light is not moving in this direction as well as in this direction, but it is just moving in this direction. So light is traveling in this direction. It is not the object, so I can't say that moving. So light is traveling in this direction. So these two components are cancelled each other. So you can say that. So both are equal. So here you can say that two component is, you can say that V sin R, and the second one is V cos R. But you can say that
the two component, the two tangential, or but the you can say that C sin I it is equal to V sin R, right? अभी मैं इसको इधर लेता हूं और ये C ओके ये यहां पर ले जाते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज द स्नेल्स लॉ, राइट? सो साइन आई अपॉन साइन आर ऐसा कुछ मुझे करना है, साइन आई अपॉन साइन आर ऐसा मुझे कुछ करना है. सो आई वॉन्ट टू टेक दिस वन, तो ऐसा मुझे लेना पड़ेगा, करेक्ट? बोला आई वॉन्ट टू यूज द स्नेल्स लॉ. सो मैं इसके हिसाब से ऐसा लिख सकता हूं, साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू वी बाई सी, right? This is equal to V by C. But what is sin I upon sin R? So you can say that, but this sin I upon this sin R, this is mu. Mu of what? Mu of W, water, with respect to the air. So what can you say? So you can say that this mu WA, it is equal to V upon C. But what is mu WA? So mu WA is mu W upon mu A. So you can also say that it is mu W upon mu A, right? But this mu W upon mu A, mu WA, this is equal to, you can say that it is greater than 1. It is greater than 1. ये वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ये वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए. ये कब पॉसिबल है? सो इफ म्यू W अपॉन म्यू A इज ग्रेटर देन 1, सो बाय यूजिंग 1, इसकी जगह पर अगर मैं इसको रख देता हूं यहां पर, सो यू कैन ऑल्सो राइट म्यू WA इज ग्रेटर देन 1. तो यहां पर क्या होना चाहिए? V अपॉन C इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1. सो देयरफॉर V इज ग्रेटर देन C. हो गया प्रूव कि न्यूटन ने बताया था इसी हिसाब से कि भाई यहां पर स्पीड ज्यादा होगी इससे, बट एक्सपेरिमेंटली एज वेल एज ह्यूगन्स प्रिंसिपल सेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इन दिस डेंसर मीडियम इज नॉट मोर कंपेयर विद द रेयर मीडियम. ये पॉसिबल ही नहीं है. तो न्यूटन ने जो बताया था यही हिसाब से बताया था कि यहां पे स्पीड ज्यादा होगी, यहां पे कम होगी. तो यहां पर ये रिजल्ट मतलब डिस्क्रिपेंसी दिखाता है. क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, कुछ और बोला हो तो. नीचे लास्ट में लिखा है, इफ नॉट विच अल्टरनेटिव पिक्चर ऑफ लाइट इज कंसिस्टेंट विद द एक्सपेरिमेंट. तो कौन सा है पिक्चर ऐसा बताया ना, ह्यूगन्स प्रिंसिपल. इससे आप बता सकते हो कि यस दिस इज रॉन्ग, राइट? कि ये सही नहीं है. सही क्या हो सकता है? तो सही ये हो सकता है कि यहां पे स्पीड ज्यादा होगी और यहां पे स्पीड कम होगी. हम नहीं बोल रहे, यही फॉर्मूला हम लोग अगर यूज करें तो ये बात भी समझा सकते हैं. क्लियर? सो नीचे भी डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, शुरू में भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा. अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. सो टू वॉच अप टू दिस वन, थैंक यू सो मच. अभी बाकी है काम करना, लेकिन यहां तक भी आप पहुंचे हो, बहुत अच्छी बात है, राइट? करते आगे क्वेश्चन सॉल्व. प्यारे बच्चों, फिर से हम लोग एक बार मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, राइट? 10.13 क्या पूछा है? यू हैव लर्न इन द टेक्स्ट हाउ ह्यूगन्स प्रिंसिपल लीड्स टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. Use the same principle to deduce directly that a point object placed in front of the plane mirror produce a virtual image whose distance from the mirror is equal to the object distance from the mirror. Right? समझो क्या बात है, समझते हैं प्यारे मेरे बच्चों. सबसे पहले यहां पर एक वेव फ्रंट में ले रहा हूं, राइट? दिस इज द पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट. लिखना ही पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूं टू द पॉइंट बोल रहा हूं. एक भी स्टेटमेंट आगे पीछे नहीं बोलने वाला. एज शोन इन द फिगर, O is the point like object. Here this is okay, time t is equal to 0. It emits the spherical wavefront. The spherical wavefront that appear at time t is equal to t is A1, B1 and C1.
right? This is at distance r. This is the situation at time t is equal to t1 or t1 is equal to t. After some interval of time t, all the points on this one behaves like the source, secondary source, and they are producing the other wavefront A2, B2 and C2. This is the distance r. So here you are observing that T2 is equal to 2T. This is the new situation. But this happen in the case when there is air medium. बस यही सब कुछ आपको लिखना भी है. बहुत सारे बच्चे ऐसे राइटिंग एग्जाम्पल्स, थियोरेटिकल एग्जाम्पल्स नहीं लिखते हैं. ऐसा मत करिए प्लीज. कंसेप्ट छुपा हुआ है उसके अंदर. आफ्टर दिस दूसरी बात करते हैं. क्या है दूसरी बात में? At this place I considered one mirror. यहां पर मैं एक मिरर है ऐसा देख लेता हूं. Like this, right? So here this is the mirror. This is called MN and this point is B. Right? ऐसा पॉइंट जो है जिसको मैंने नाम दिया है P1. Right? Now, अभी यहां पर ऐसा मैंने नाम. This is what? This is the incident wavefront from the point O. ये O point से मुझे ये incident wavefront मिला. नाम भी वही रखूंगा A1, B1 and C. Correct? So this is the source and this is O and this produce that wavefront which reach at this point and travel distance R. So basically for this mirror, this OB1 is the object distance. Basically here this OB1, you can say OB1 is equal to object distance and this is nothing but R. R मतलब random और कोई भी वैल्यू है R. अब उसकी जगह पर और कुछ भी ले सकते. Now, according to the theory, if this mirror is not present, then the wavefront will travel the same distance as this one. So this is the A2, B2 and C2. So it travels the same distance if this mirror is not present. So again this distance is also R. Right? But in the same interval of time, the wavefront which is incident here, if the mirror is here, it is not travel in the same direction, but it reflect in the opposite direction. And due to that reason, what happened, my dear friends? So the same situation that you will get here, and it is like this, right? This is the reflected wavefront. It is called A3, B3, and C3. This is the reflected wavefront. It travel the same distance that traveled by the wavefront which is in the same direction. But this one is what? This one is the image obtained, that is of A in the mirror, right? This is what? This is the object distance in this direction. But if you watch this one inside it, then it is the image distance. So here, this B1, B3, this B1, B2. What is B1, B2? So B1, B2. This B1, B2 is the image distance. So B1, B2 is the image distance and this is also equal to R. So therefore, this is the object distance, this is the image distance. So U is equal to, V is equal to R. That we prove. मतलब बात खत्म. अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो रेफरेंस बुक में से आप पढ़िए उसको. उसके बाद में ये लेक्चर फिर से देखिए, वीडियो फिर से देखिए और समझने का फिर से ट्राई करिए. आ रही है बात समझ में? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं. ये यहां तक पहुंच रहा था, रिफ्लेक्ट होकर यहां तक पहुंच रहा, तो ये डिस्टेंस सेम है. सो ऑन दिस साइड इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. पीछे जा रहा है तो ये होगा इमेज डिस्टेंस, लेकिन मिल रहा है, हम लोग देख रहे हैं यहां से. करेक्ट? बस तो बात खत्म.
बट लिखना पड़ता है। और आप लोग क्या करते हो, रीड कर लेते हो और कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हो, यस आई कैन राइट इट। बट जब एग्जाम होती है, लिखना होता है, तो पॉसिबल नहीं होता है कि नहीं? दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना बच्चा बाटी? फिर से एक बार हम लोग आ रहे, क्या है क्वेश्चन? लेट अस लिस्ट some of the factors which could possibly influence the speed of the light wave propagation। मतलब कोई लाइट वेव का प्रोपोगेशन होता है, तो ये नीचे दिए गए कुछ फैक्टर्स है, उसके ऊपर इफेक्ट करते या नहीं करते, वो समझ लें। नंबर 1, नेचर ऑफ द सोर्स। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। नंबर 3, मोशन ऑफ द सोर्स एंड और ऑब्जर्वर। नंबर 3, वेवलेंथ। नंबर 4, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। कौन सी कंडीशन में, तो नीचे बताया। On which of this factor, if any, does the speed of the light in vacuum? नंबर ए, सबसे पहले लिखना है नंबर ए। क्या पूछा है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। राइट तो इसका आंसर दो ही सेंटेंस में आपको देना है। द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम is independent of all the factors which are given to us, that is nature of source, direction of propagation, motion of the source and observer, wavelength, intensity, कुछ भी कहीं पे भी कोई डिपेंडेंसी नहीं, right? It is a constant value and that is 3 into 10 raised to 8 meter per second. That's it. बस इतना ही आंसर इसके नीचे लिखना है और कुछ नहीं करना है, राइट? नंबर 2 बी, मैंने बोला इसके नीचे क्या लिखना है, वो मैंने बोला, आपने सुना और वो यहां पर लिखना है, दैट्स इट, राइट? नंबर 2, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, राइट? द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट? तो क्या होगा उसके लिए? तो सबसे पहली बात, नेचर ऑफ द सोर्स, नंबर ए, उसका आंसर देना पड़ेगा सब ए। द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स इफ द मीडियम इज आइसोट्रॉपिक। मतलब पानी है तो पानी में लाइट की स्पीड सेम रहेगी, हवा है तो हवा में सेम रहेगी, ग्लास है तो ग्लास में भी सेम रहेगी। बट इफ मीडियम इज चेंज, इफ इट इज नॉट आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब बोला, if medium is same everywhere, the speed of light is same in this medium. It is not changed in the same medium. हवा है तो हवा में अपने आप चेंज नहीं हो जाएगी, पानी है तो पानी में चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट नंबर 2, ओके, यहां पे नंबर 1 2 3 है ना, सो इट इज नंबर 1। नाउ नंबर 2 क्या पूछा है? द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सो हियर the speed of light in a medium is also independent of the direction of propagation। मतलब ये पूरे रूम में हवा है, या ये डायरेक्शन में जाए, ये डायरेक्शन में जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं पे भी जाए, मीडियम तो सेम है यार, आइसोट्रॉपिक है, तो स्पीड क्यों चेंज होगी बताइए? सो इफ द मीडियम इज आइसोट्रॉपिक देन स्पीड इज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन आल्सो। हाँ, अगर मीडियम चेंज होता है तो हो सकता है, राइट? देन आफ्टर नंबर 3, बच्चों क्या पूछा है पता है 3 में? मोशन ऑफ द सोर्स और द ऑब्जर्वर। इन द केस ऑफ वैक्यूम, इफ द सोर्स इज मूविंग, इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग, देन द स्पीड इज नॉट चेंज। बट इफ द ऑब्जर्वर इज चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, देन इट गेट्स सम वैल्यू, राइट? क्योंकि उसके लिए रिलेटिव मोशन आ जाता है, दैट्स व्हाई द स्पीड गेट्स चेंज। फिर से एक बार, द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, then the speed gets changed, otherwise not. Number 4 क्या पूछा है? फोर्थ में पूछा है वेवलेंथ। अरे भाई ये तो डिपेंडेंट है ना, वेवलेंथ इज डिपेंडेंट, दैट मींस द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। प्रिज्म में देखा ना हम लोगों ने, 7 कलर्स मिल रहे, जा रहा है व्हाइट लाइट, येलो, रेड, ऑरेंज, कौन सी है, तो उसकी सबकी स्पीड अलग अलग, क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसलिए। सो हियर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम
is depend on the wavelength, right? Number 5 क्या है प्यारे बच्चों नंबर 5 में? तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द वेव, उसका मतलब क्या हुआ? द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज इंडिपेंडेंट. क्यों? लाइट की इंटेंसिटी के साथ में स्पीड का कोई रिलेशन नहीं है. फिर से एक बार, लाइट की इंटेंसिटी के साथ में स्पीड का कोई रिलेशन नहीं है. अगर लाइट बीम थोड़ा डिम भी होगा और लाइट बीम थोड़ा इंटेंस भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबके लिए स्पीड सेम रहेगी. बल्ब में से आ रही लाइट आपको डिम लगेगी, राइट? एलईडी में से आ रही लाइट ब्राइट लगेगी, लेकिन दोनों में लाइट की स्पीड सेम रहेगी, ऑल्दो इंटेंसिटी इज डिफरेंट, राइट? तो लिखना क्या है ये सब के आंसर में? तो जो मैंने बोला वो अगर लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. कई बच्चे ये लिखकर भेज देते हैं यार कि सर ने ये लिख दिया था. अरे भाई मैंने वो बोला कहां गया है कि नहीं? और एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूं. क्यों? यहां तक आप लेक्चर देख रहे हो, स्किप नहीं कर रहे हो, भगा नहीं रहे हो. क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है, राइट? आपको आपका रिजल्ट इंप्रूव करना है. सो अगेन थैंक यू. लास्ट में तो बोलूंगा ही बोलूंगा, क्योंकि आपने लास्ट तक देखा होगा, राइट? सो प्लीज देखते रहिए, है ना? यस मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ना है ना? 10.15 क्वेश्चन नंबर 10.15. इट इज ऑन पेज नंबर 384. For sound waves, the Doppler formula for the frequency shift differs slightly between the two situations. Number 1, the source is at rest and observer is moving. Second, the source is moving and the observer is at rest. The exact Doppler formula for the case of light waves in a vacuum are, however, strictly identical for this situation. Explain why. This should be so. Then after, would you expect the formulas to be strictly identical for the two situations in the case of light traveling in a medium, right? तो सबसे पहले साउंड वेव के लिए बताते हैं. इन केस ऑफ साउंड वेव क्या होता है बच्चों? इन केस ऑफ साउंड वेव तो होता यह है बच्चों, साउंड वेव के लिए इट रिक्वायर्ड इलास्टिक मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन. पहली बात. दूसरी बात, द थिंग इज दैट इट रिक्वायर्ड मैकेनिकल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन. बोला मैंने, साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल मीडियम, सो इट रिक्वायर्ड इलास्टिक मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन. आई बात समझ में? तो अगर ये सिचुएशन होती है तो, इलास्टिक मीडियम होता है तो, मैकेनिकल वेव होता है तो, अगर ऑब्जर्वर स्टडी है और सोर्स मूव कर रहा है, देन सेकेंड सिचुएशन, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, देन सोर्स स्टडी है, सो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मीडियम और विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, राइट? सो देयर इज सम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी इन बोथ द केस. एक में थोड़ी ज्यादा भी मिल सकती है, दूसरे में थोड़ी कम भी मिल सकती है, बिकॉज with respect to the medium, if observer is moved, then it is different with compared to the source gets moved. तो यहां पर आपको दोनों फॉर्मूला डिफरेंट मिलेंगे, क्योंकि दोनों में साउंड की स्पीड से वो स्पीड मैच भी हो सकती है थोड़ी बहुत. इन द केस ऑफ साउंड वेव, राइट? नाउ इन द केस ऑफ लाइट वेव, क्या होगा बच्चों? So in the case of light wave, the speed of the light, that is 3 into 10 raised to 8. Now if observer is moving towards the source or source is moving towards the, you can say that source is moving towards this observer, in both the cases, its speed is very, very less with compared to the speed of light. So the change that observed in the frequency as well as in the wavelength is very, very less. So almost you are getting the same formula. बट इन द केस ऑफ साउंड यू आर नॉट. आई बात समझ में? स्पीड के साथ में थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना. सेम बात इन द केस ऑफ लाइट वेव इन वैक्यूम, राइट? सेम वे इन द केस ऑफ लाइट वेव इन मीडियम. बच्चों फिर से वही बात आ गई, फिर से बात यही आ गई ना. मीडियम इज प्रेजेंट एंड इन द मीडियम द स्पीड ऑफ द लाइट इज डिफरेंट.
राइट? हाँ, एक ही मीडियम है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मीडियम अलग अलग है, पानी है, देन हवा है, देन ग्लास है, तो अलग अलग मीडियम है, तो डेफिनेटली इन दैट केस यू आर गेटिंग द डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ द डॉपलर इफेक्ट. सो यस, the formula of the Doppler effect gets changed, or also you are getting the different value of the frequency as well as wavelength in that case also. Clear बात? तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर जो मैं बोलता हूं वो लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नॉट. सो प्लीज ध्यान रखना है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों. अगर मैं ये सब कुछ यहां पे लिखने के लिए जाऊं तो आप समझ सकते हो कि मुझे कितना टाइम हो सकता है ना? बहुत 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 टाइम जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज दी 10.16. क्या पूछा है देखिए. इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर. सो वेवलेंथ दी है लैम्डा. दिस लैम्डा इज इक्वल टू 600 10⁻⁹ मीटर, राइट? देन आफ्टर the angular width of the fringe formed on the distinct screen, that is 0.1 degree. So angular width that is theta is equal to 0.1 degree, right? What is the spacing between the two slits? Okay, what is the spacing between the two slits? मतलब d find out करना है, और अगर आपने a लिखा है तो a फाइंड आउट करना है, राइट? सो आपके पास फॉर्मूला होगा एंगुलर विड्थ, इट इज इक्वल टू थीटा एंड दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय डी. आई वांट टू फाइंड आउट दिस d, सो d इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन थीटा, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इज इन रेडियन. हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस वन इन रेडियन? सो आपको समझाता हूं. देखिए 180 degree, so it is equal to pi radian. So therefore, what about 0.1 degree? So यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये मल्टीप्लीकेशन. So it is 0.1 into pi divided by 180. So it is 0.1, 3.14, right? Divide by 180. So it is 0.314 upon 180, right? सो बस वैल्यू रख दो, आपका काम बिल्कुल से हो जाएगा. सो इट इज 600 10⁻⁹ डिवाइड बाय 0.314 एंड डिवाइड बाय 180. सो देयरफॉर दिस d इज इक्वल टू 600 180 10⁻⁹ डिवाइड बाय 0.314. कर डालो, कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेशन कर दो, बाकी आपके पास है. सो यू कैन, राइट? तो यहां तक आंसर मिल जाएगा. प्यारे बच्चों, मैंने बोला था पहले, यहां तक लेक्चर देखा. सो फिर से एक बार थैंक यू सो मच माय डियर बच्चा पार्टी. यहां तक लेक्चर देखा है मतलब आप पॉजिटिव हो फिजिक्स में काम करने के लिए, आपका रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए. सो फिर से आप अच्छे से काम करिए. फिजिक्स का रिजल्ट बेस्ट आएगा ही आएगा, मिलेगा ही मिलेगा. डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन लिख के ट्राई करना है. ये सब सम्स आपने देख लिए, एक बार रेफरेंस बुक में से देख लो, बकायदा देख लो, नो प्रॉब्लम. फिर क्वेश्चन रीड करो आराम से, बुक बंद कर दो और फिर काम करना स्टार्ट कर दो. तो देखो फिर क्या होता है, आना ही पड़ेगा, राइट? यू मस्ट. ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर.